वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, और ख़ास करके ये मिड टर्म की परीक्षा और इन टर्म की दोनों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अर्थात जो सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत परीक्षाएँ आपकी होने वाली उसके लिए भी जनवरी के आसपास, और दिसंबर में लास्ट दिसंबर से भी परीक्षाएं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की प्रारंभ है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिनकी मिड टर्म की परीक्षा नहीं हुई है और होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह कंटेंट। ओके, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले इसका सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है, चैप्टर 1 भी पढ़ा दिया है, और जल्द ही आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आएगा और लिखित मॉडल पेपर भी मैं दूंगा। ओके, और आपकी जो लेक्चर होंगे एक प्रकार से वो टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया, जिसके अंतर्गत हमने विस्तार से ये जाना है कि आखिरकार कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, कौन कौन से विदेशी लेखकों के विवरण हैं, और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमको जो एक प्रकार से जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में। कहाँ से कहाँ तक के पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 600 मतलब 1200 ईस्वी के आसपास, यानी कि लगभग 550 सालों का जो इतिहास रहा है ये भारतवर्ष का, इसके बारे में हमको जानना है। और ख़ास करके जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हो तो आपको प्राचीन इतिहास इसीलिए पढ़ना होता है क्योंकि इसमें पुरातत्व और संस्कृति, ये दो एक प्रकार से टर्म्स आपको, और यानी टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाती पढ़ने के लिए। यानी आर्किटेक्चर एंड जो कल्चर होता है अपने भारत का, तो यही पढ़ना है हमको। आपके पेपर का नाम क्या रहता है? प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, पेपर का नाम है उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय काल। 647 में क्या होता है? हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। और 1200 ईस्वी में क्या होता है? तो 1200 ईस्वी आप देखते हैं तब हिंदू एक प्रकार से जो शासक है उनका पतन हो जाता है, और मुस्लिम आक्रांता जो विदेशों से आते हैं उनका वर्चस्व स्थापित होता है। और 1206 ईस्वी में आते आते दिल्ली सल्तनत की स्थापना मुख्य रूप से वास्तविक रूप से हो जाती है। यहीं तक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन किन 4 टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इससे पहले हर एक सब्जेक्ट का ये वीडियो आपके समक्ष आ चुका होगा, हर सब्जेक्ट की वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। इन जो 4 टॉपिक्स मैं बताता हूँ उनसे बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न भी बने हैं। देखिए, चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है, देखिए पहला आपको क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर जो है आपका अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत मतलब कि जैसे कि जो इतिहास हम जानते हैं जो है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच का जो इतिहास है वो हमको कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिला है, कुछ सिक्कों के माध्यम से, और कुछ लेखकों के जो विवरण रहे हैं, विदेशी लेखक खास करके जो आए उन्होंने विवरण दिया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आप देखते हैं कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो, या एक प्रकार से आप देखते हैं कि राजशेखर की कपूर मंजरी हो, काव्य मीमांसा है, विशाल है, विशाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास, ये सब रचनाएं जो हैं मैंने बताई थी। चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, चाहमान वंश के बारे में पता चलता है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय एक रचना है जयानायक की। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारे रचना, जैसे आलखंड हो गया, उसमें भी चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, और चंदेल शासक जो है एक और शासक था परमर्दिदेव वर्मन के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं पे इसके अलावा और भी तमाम सारे ग्रंथ, हमने हमीर महाकाव्य के बारे में बताया था, जैन मुनि नैन चंद्र सूरी ने उसको लिखा है। तो ये आप देखते हैं। इसके अलावा जो है हर्षचरित रचना हो गई, कादम्बरी हो गई बाणभट्ट की। तो ये सब रचनाएं जो है आपके इसी समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। तो आप इन एक प्रकार से थोड़ा सा इन पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो इस इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको इन पुस्तकों को खरीद करके पढ़ना नहीं है। ये बात आप मत सोचिएगा कि नहीं सर जी बोल रहे हैं कि इसको खरीदना है पढ़ना है। बिल्कुल इनको आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बस ये जान लेना है कि हाँ, इन पुस्तकों से हमको इस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये होते हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारे स्रोत, जैसे कि विदेशी लेखकों के बहुत सारे विवरण हमको मिले, जैसे कि सीयू की एक ग्रंथ है, चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय काल में ही, उसी ने लिखा है। इसमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है आप देखते होंगे महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी का एक ग्रंथ है तहकीके हिंद, उसमें जो है एक प्रकार से राजपूत कालीन जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक जो है मिनहाजुद्दीन सिराज नाम का व्यक्ति था, वो भी आया था मोहम्मद गौरी के साथ भारत पर।
तो वो तबकात नासिरी नामक ग्रंथ लिखता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत पर विजय के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ विदेशी जो आक्रांता है, उन्हीं के साथ कुछ लेखक भी आए थे। उन लेखकों के द्वारा जो रची गई पुस्तकें हैं, उनके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। तो ये तो दूसरा आपका फैक्टर। तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी इन 3 माध्यमों से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यही चीज़ें आपको जाननी है। मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया विस्तार से, बोर्ड पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में जैसे कि बात की जाए, कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ मोहरे मिलते हैं, कुछ अभिलेख मिलते हैं, तो उन्हीं सभी के माध्यम से। आपको पता होगा गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में हमको वाराणसी का जो है लेख मिला, कौमाली का लेख मिला, लार का लेख मिला, सारनाथ का लेख मिले हैं। इनके माध्यम से हमको गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चाहमान वंश के बारे में हमको जो है आप देखते हैं बिजौलिया लेख मिला, दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख मिला। तो इन सभी के बारे में हमको मतलब कि, और इसके अलावा हर्ष प्रस्तर लेख भी मिला है। तो ये सब चाहमान वंश के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा परमार वंश के बारे में बात की जाए तो हरसोल, उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर के लेख जो हमको प्राप्त हुए हैं, इनसे परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चंदेल शासकों के बारे में अगर बात करें तो उसमें आप देखते हैं खजुराहो लेख के माध्यम से मऊ, छतरपुर, महोबा, इन सभी लेखों में आप चंदेल शासकों के बारे में जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। कलचुरी चेदी वंश के बारे में आप देखेंगे तो जैसे बिल्हारी लेख हो गया, रीवा लेख हो गया, वाराणसी लेख हो गया, जबलपुर का लेख जो मिला है। तो इन सभी लेखों में आप देखिएगा कलचुरी चेदी वंश के बारे के उसके इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा बंगाल का जो पाल वंश है, उसमें आप देखते हैं तो इसका जो है खालिमपुर का जो अभिलेख मिला, उसमें मुंगेर का लेख है, उसमें भागलपुर और बादल का जो स्तंभ लेख मिला है, उसमें भी आप देखते हैं तो बंगाल के पाल वंश का विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। सेन वंश के इतिहास की बात की जाए तो सेन वंश का इतिहास जो है बंगाल के देवपाड़ा, बैरकपुर, इन सभी जो लेख मिले हैं हमको, बंगाल के देवपाड़ा लेख से बैरकपुर का जो लेख है, उसमें आपको सेन वंश की जानकारी मिल जाएगी। सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंश जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी जानकारी आपको कुमारपाल की जो वाड नगर की प्रशस्ति है उसमें, और उदयपुर का जो लेख है, इसमें आपको सोलंकी यानी चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गढ़वाल शासकों की बात की जाए तो गढ़वाल शासकों के यहाँ से जो है द्रम्य नामक सिक्के भी हमको मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कलचुरी नरेश गंगे देव के जो सिक्के मिले हैं, तो उसके वो सिक्के सोने के हैं, इसका भी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं पे ये सब आपके हो गए पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और विदेशी जो है यात्री जो आए उनके विवरण, तो ये 3 चीज़ें होती जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें इसमें लिखनी होती है। अगला प्रश्न दूसरा पॉइंट आपको टॉपिक पढ़ना है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी जो है बदली, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। अब इसके बारे में उत्तर भारत में क्या हुआ कि महान सम्राट थे हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में आप देखते हैं नया परिवर्तन हुआ, और नए परिवर्तनों का युग एक प्रकार से माना जाता है हर्षवर्धन के समय काल को भी। तो हर्ष ने चूँकि क्या किया था, विशाल साम्राज्य के बाद अनेक नवीन राजवंशों की स्थापना की थी, और कुछ ने आप देखेंगे धीरे धीरे करके क्या होता है, उसी हर्ष का साम्राज्य चूँकि विस्तार जो है बड़ा था, तो छोटे छोटे राज्य उसमें बढ़ते गए। आप देखते हैं हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए क्या हुआ कि हर्ष की गद्दी जो या हर्ष की राजधानी कन्नौज निरंतर संघर्ष का केंद्र बनती रही। चूँकि लंबे समय तक कई राजवंशों ने इस पर अधिकार करने की चेष्टा करते रहे। हर्ष की मृत्यु के बाद आप देखेंगे कन्नौज की राजनीतिक परिस्थितियाँ की सूचना चीनी स्रोतों से मिलती है, और हर्ष की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। और उसी समय भारत में आने वाले एक चीनी या एक प्रकार से सेनापति था वांग हुएनत्से, उसके विवरण का उल्लेख भी मिलता है, मांत्वा लिन ने भी किया है। आप देखते हैं हर्ष की मृत्यु के बाद में उसके मंत्री अर्जुन ने बलपूर्वक कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और वान जो है हुएनत्से के दूत मंडल के साथ अर्जुन के सैनिकों ने लूटपाट करी। और इस पर आप देखते हैं तो जो वांग जो है हुएनत्से हैं, उसने तिब्बती राणा जो है संग सांग गप्पो और नेपाली राजा अंशु वर्मा से सैन्य सहायता लेकर के अर्जुन को पराजित करके बंदी बना लिया, और चीन उसको ले गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे 702 ईस्वी तक पारकर के अनुसार उत्तरी भारत पर तिब्बत का अधिकार था। देखा जाए तो हर्ष के बाद यशोवर्मन के उदय तक आप देखेंगे लगभग 80 साल तक उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का समय रहा है इनके बाद में। और इसमें अनेक छोटी छोटी शक्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे कामरूप हो गया, मगध हो गया, कश्मीर का राजवंश हो गया, कारकोट वंश हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उत्पल वंश हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में
खास करके हर्ष के समकालीन उस समय थे जो है प्रभाकर मतलब भास्कर वर्मन जो थे हर्ष के मित्र थे। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उसने कर्ण सुवर्ण के क्षेत्र को जीत लिया और बंगाल के निधनपुर से भास्कर वर्मन का दान पत्र भी मिला है। ठीक है। और हर्ष का समकालीन मगध शासक कौन था उस समय? माधवगुप्त था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये सब बताई जाती हैं और कहीं ना कहीं पे इन सभी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। तो उस समय के इतिहास में यही सारी चीज़ें हैं जो कि हमको जानकारी देती हैं। हम चर्चा करते रहेंगे। कन्नौज में जो वंश आया या कामरूप वंश की बात की जाए तो हर्ष का समकालीन ही था कामरूप नरेश, उसका नाम था भास्कर वर्मन। हर्ष का बड़ा अच्छा मित्र था और ह्वेनसांग ने उसके राज्य का एक प्रकार से पूर्णतः भ्रमण किया था और अपनी पुस्तक में उसका वर्णन भी किया है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा और मृत्यु जैसे हो जाती है हर्षवर्धन की तो कर्ण सुवर्ण का इलाका भी जीत लेता है ये। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा मगध साम्राज्य की बात की है तो हर्ष का समकालीन मगध शासक उस समय था माधवगुप्त। और माधवगुप्त जो था उसका संबंधी था यानी महासेन गुप्त का पुत्र था ये। और हर्ष के बाद में माधवगुप्त का पुत्र जो था आदित्य सेन 655 ईस्वी में मगध का शासक होता है। आदित्य सेन की अगर बात की है तो उत्तर गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक यही है। और इसके लेख में आप देखते हैं अपसद शाहपुर और मंदार पर्वत से भी इसके लेख प्राप्त हुए हैं। तो ये एक प्रकार से ये भी था बड़ा ज़बरदस्त शासक था। और आप देखते हैं आदित्य सेन के काल में चीनी वांग हुएंतसे था उसने 2 बार भारत यात्रा करी थी। आदित्य सेन ने उसकी सहायता भी करी थी। कोरिया से आई यात्री हुई जो है हुई लुन ने बोधगया में आदित्य सेन द्वारा बौद्ध मंदिर बनवाने का उल्लेख किया था और उसकी उपाधि परम जो है भागवत थी और उसने लगभग 675 ईस्वी तक शासन किया जो है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ये मगध साम्राज्य का उस समय था जब हर्षवर्धन के बाद में। और उस समय कश्मीर में जो राजवंश चल रहा था हर्ष के बाद में खास करके कश्मीर के इतिहास का जानकारी आपको एक पुस्तक है कल्हड़ की एक पुस्तक है राज तरंगड़ी, उस पुस्तक से आपको मिलती है। और कल्हड़ खास करके आप देखते हैं उस समय आप देखते हैं लुहार वंशीय शासक जयसिंह जो उस समय था 1127 से 1159 ईस्वी, उसके शासनकाल में पूर्ण जानकारी मिलती है इसकी राज तरंगड़ी से। राज तरंगड़ी जो है उसमें 8 तरंग हैं, 8000 श्लोक के आसपास उसमें है। ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्रमबद्ध तरीके से उसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से ये कश्मीर का राजवंश। कश्मीर में आप देखते हैं इसके अलावा जो है कारकोट वंश कश्मीर में। आप देखते हैं कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना जो है किसने की थी? दुर्लभ वर्धन ने की थी 7वीं शताब्दी के आसपास। ह्वेनसांग ने भी बताया अपनी पुस्तक में दुर्लभ वर्धन ने 36 वर्षों तक राज्य किया और उसका साम्राज्य तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ और राजपूताना कश्मीर तक फैला हुआ था। ऐसा किसने बताया? दुर्लभ वर्धन ने बताया था। ओके। दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी बाद में जो है दुर्लभक होता है। लगभग 632 से 682 ईस्वी तक शासन किया उसने। तो इस प्रकार से ये कारकोट वंश था कश्मीर का। और कारकोट वंश के बाद में आप देखते हैं उत्पल वंश ही आता है। कारकोट वंश जब पतन हो गया उसके बाद में कश्मीर में उत्पल वंश का एक प्रकार से जो है बोलबाला हुआ और इसका संस्थापक अवंती वर्मन था उत्पल वंश का। और लगभग 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक शासन जो है अवंती वर्मन ने किया। तो एक प्रकार से अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी बाद में शंकर वर्मन वगैरह होते 1885 से 885 से 902 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई। इसके बाद में आप देखते हैं कि लोहार वंश आता है। लोहार वंश कश्मीर में खास करके इसकी स्थापना संग्राम रात ने करी थी। लोहार वंश की स्थापना 1003 ईस्वी से लेकर के आप देखेंगे 1028 ईस्वी तक शासन किया इसने संग्राम रात ने। इसके बाद अनंत ने शासन किया। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में अनंत की मदद भी करी थी। अनंत जो है अनंत का उत्तराधिकारी जो था कलश वो गद्दी पर बैठता उसके बाद में। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कश्मीर में एक प्रकार से अच्छा हर्ष को कश्मीर में नीरो के नाम से भी जाना था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हर्ष लोहार एक था मतलब एक प्रकार से खासकर कलश के बाद में हर्ष लोहार जो है वो हर्ष एक व्यक्ति था वो गद्दी पर बैठता है, महत्वपूर्ण शासक था और एक विद्वान कवि और जो है कई भाषाओं का जानकार था हर्ष। और हर्षवर्धन और हर्ष ये दोनों अलग अलग हैं। हर्षवर्धन जो हैं
वो मैंने बता चुका हूँ, मतलब कि मैं पहले बता चुका हूँ हर्षवर्धन के बारे में। तो वो मतलब कि आपने उसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में। तो अब हर्षवर्धन के बारे में आपको नहीं जानना है। ये हर्षवर्धन दूसरा है, ये लोहार वंश का शासक था हर्षवर्धन। कश्मीर का नीरो इसको कहा जाता था। और इसके शासनकाल में बड़ा भयाकल एक प्रकार से, मतलब कि भयाकल बोल रहा हूँ, बड़ा भयानक अकाल पड़ा था। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो है, जो काल पड़ा था, हर्ष तमाम प्रकार की चीज़ों से, मतलब आर्थिक संकट इसके राज्य में पैदा हो गया। उसी से उबरने में जो है अपनी जीवन बिताया। अशांति फैली हुई थी। और इसी स्थिति का फायदा उठा करके जो है उच्छल एक व्यक्ति था और सुषमल, ये दो भाई थे। इन दोनों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि एक 1101 ईस्वी के दौरान राजा हर्ष और उनके पुत्र भोज जो था उसकी हत्या हो जाती है। और जयसिंह जो है इसका अंतिम शासक रहता है लोहार वंश का। फिर आप देखते हैं कन्नौज में खास करके उसी समय हर्ष की मृत्यु के लगभग 80 वर्षों तक उत्तर भारत में किसी शक्तिशाली राजा का उदय नहीं दिखाई दिया। और कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर आप देखते हैं तो कन्नौज एक शक्तिशाली सम्राट का शासन उस समय था जब हर्षवर्धन का एक प्रकार से मृत्यु हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के यशोवर्मन एक प्रकार से के बारे में जानकारी आपको मिलती है। तो इस प्रकार से ये फिर तमाम सारी चीज़ें, कन्नौज में आयुध वंश भी आता है। तो यही सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे हम आने वाले समय में। तो बस यही सब आपको थोड़ा सा बता देना है। इसके अलावा यानी कोई एक प्रकार से बात अभी तक नहीं आई है, कोई मतलब अच्छे तरीके से शासन करने वाला व्यक्ति। अगला पॉइंट है आपका, अगला या पूछ सकता है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, तो आप देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो खास करके दो मत प्रसिद्ध है राजपूतों की उत्पत्ति का। एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा भारतीय उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत की अगर बात की जाए तो उसमें कर्नल जेम्स टाड हो गए, विलियम क्रूक हो गए, B.A. स्मिथ हो गए, कनिंगम हो गए, ईश्वरी प्रसाद भंडारकर हो गए। ये लोग जो है ये विदेशी उत्पत्ति के मत में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे शामिल होते हैं। और आप देखते हैं राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन जो करने वाले विद्वान हैं उनका नाम है कर्नल जेम्स टाड। सबसे पहले इन्होंने किया था। इनकी पुस्तक है एनल्स एंड जो है एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में इन्होंने कहा कि शकों और राजपूतों में सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्र और अश्व पूजा, युद्ध में रथों का प्रयोग, वेशभूषा, रीति रिवाज, इन सभी में समानता थी और राजपूती शक सिथियन की संतान थे, ऐसा उसमें बताया गया था। आप देखते हैं इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। कर्नल टाड ने ऐसा बताया। और विलियम क्रूक महोदय कहते हैं कि अग्निकुंड कथानक को विदेशियों की शुद्धि के लिए रची गई कथा बताते हैं। डॉक्टर स्मिथ ने मनुस्मृति का उल्लेख किया है और जिसमें शकों को वात यानी कर्तवाचित क्षत्रिय बताया है। और एक प्रकार से आप देखते हैं कनिंघम महोदय 978 ईस्वी की गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की यूची जाति का वंशज बताते हुए उन्हें कुषाणों से संबंधित बताते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। आपको बता दूं भारतीय उत्पत्ति के मत की, तो भारतीय उत्पत्ति के बारे में खास करके बहुत सारे विद्वानों का नाम आता है, जैसे कि C.B. वैद्य हो गए, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी हो गए, दशरथ शर्मा जी हो गए, B.S. पाठक जी हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी हैं, B.N. पाठक जी हैं, B.D. चट्टोपाध्याय हैं। ये लोग भारतीय मतलब राजपूतों की उत्पत्ति का भारतीय सिद्धांत मानते हैं। जैसे पहला डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने राजपूतों को प्राचीन भारत क्षत्रियों से संबंधित किया है। कर्नल टाड द्वारा प्रतिपादित अग्निकुंड कथा का खंडन किया। C.B. वैद्य ने इसका समर्थन करते हुए राजपूतों के प्राचीन क्षत्रिय राजपुत्र माना है कि ये राज के पुत्र थे। इसके अलावा डॉक्टर B.S. पाठक, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इन विद्वानों ने राजपूतों को प्राचीन ब्राह्मण वर्ण से उत्पन्न माना है। बिजौलिया लेख में आप देखते हैं चहमान शासक जो सामंत राज हैं उनको जो है विप्र श्रीवत्स गोत्र से में उत्पन्न माना गया है। और कायम राज्यों रासो ग्रंथों में आप भी देखेंगे तो चहमान यानी चौहान की उत्पत्ति वत्स से संबंधित की गई है जो जमदाग्नि गोत्र में आता था। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो उनसे उत्पत्ति मानते हैं। और कुछ लोग एक प्रकार से आप देखते हैं मूल रूप से हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया कुछ लोगों ने, प्रतिहारों ने। ठीक है, जो प्रतिहार के मूल पुरुष हैं हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के, उनको बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण बताया। ठीक है, डॉक्टर ओझा और वैद्य ने इस मत को स्वीकार भी किया है।
तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो है बाद में जो है BS पाठक आते हैं, BN पाठक आते हैं, दशरथ शर्मा। इन विद्वानों ने क्या किया, जो है राजपूत वर्ग में क्षत्रिय के अलावा कई अन्य जातियों को भी एक प्रकार से मिश्रित बताया। और इस संबंध में उन्होंने जो है ब्रह्म क्षत्र परंपरा का उल्लेख किया। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन यज्ञ यजन कार्य करते थे, परंतु समाज और राष्ट्र पर आपदा की स्थिति में शस्त्र ग्रहण करने वाले क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें उन्होंने बताई। तो इस प्रकार से आप देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में खास करके हर्ष के काल के बाद में एक नई एक प्रकार से राजपूत शक्तियों का उदय होता है। और राजनीतिक घटनाक्रमों के अंतर्गत आप देखेंगे तो खास करके यही सारी चीज़ें होती है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। और वैसे तो राजपूत की बात की है तो निस्संदेह प्राचीन क्षत्रिय राजपुत्रों की संतान ही हैं ये। लेकिन क्या हुआ कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए और इसके बाद में आप देखते हैं कई सारी जातियाँ भी और धीरे धीरे मिलती गईं और इस प्रकार से आज के क्षत्रिय समाज हमारे समक्ष है। तो ये कई सारी चीज़ें जिसके बारे में आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हर उत्पत्ति के बारे में, लेकिन विद्वानों में हर मतलब उसमें मतभेद आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से उसको बताया है। आप देखते हैं कि एक तो जो है ब्राह्मण क्षत्रिय सभी की उत्पत्ति का एक श्लोक ये है कि ब्राह्मण वश्य मुखामासीद बाहुराजान्य कर्ता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। तो कुल मिलाकर के कर्नल जेम्स टाड ने सबसे पहले राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन किया। कर्नल जेम्स टाड ने क्या, उनकी एक पुस्तक है उसमें, अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया। इसके अलावा आप देखते हैं डॉक्टर स्मिथ ने मनुस्मृति का उल्लेख किया जिसमें शकों को वात्य क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग तरीके से जैसे डॉक्टर BS पाठक, दशरथ शर्मा, ये लोग राजपूतों को प्राचीन ब्राह्मण वर्ण से उत्पन्न मानते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है गुहिल वंशी शासकों के चाटुस अभिलेख में राजपूतों को ब्रह्मक्षत्र कहा गया है। कलचुरी शासक लक्ष्मीकरण का विवाह हूण कन्या आंवल देवी से हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो कई सारे सिद्धांत हैं राजपूतों की उत्पत्ति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानना है। अगला पॉइंट है ये गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश आपको पता होगा ये राजस्थान में प्रतिहार वंश पड़ता है और 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय होता है। राजवंश है ये, राजस्थान गुजरात में रहने वाले जो गुर्जर एक प्रकार से राजपूत शाखा से संबंधित हैं गुर्जर, और इसी कारण से इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। गुर्जर देश या गुजरात क्षेत्र राजस्थान राज्य के पूर्वी हिस्से से लेकर के गुजराती का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ तक फैला हुआ था। और आप देखते हैं कि 5वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है, आगे चल करके क्या हुआ कि 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में मतलब पंजाब और भड़ोल क्षेत्र को अपने अधिकार में लोग कर लेते गुर्जर प्रतिहार के लोग। और भारत में शासन करने वाले राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहारों ने मतलब सबसे लंबी खास करके अवधि तक शासन अगर किया तो इन लोगों ने किया, गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने। और शुरुआत में आप देखेंगे तो राजधानी मंडोर थी और भीनमल, उज्जैनी, ये सब राजधानियाँ रहीं। परंतु क्या हुआ कि प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय जो था उसके द्वारा 836 ईस्वी की बात है, उसमें मतलब उसने क्या किया, कन्नौज को जीत करके अपनी राजधानी बनाई और अपनी राजनीति को सभी दिशाओं में फैला दिया। 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक शासन किया और इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उन्होंने अरब आक्रमणियों को मतलब आक्रमणकारी जो थे उनको सिंध से आगे बढ़ने नहीं दिया और भारत के लिए प्रतिहारी या रक्षक का काम किया, इसीलिए प्रतिहार भी एक प्रकार से बोल सकते। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। गुर्जर प्रतिहार वंश के अगर बारे में आपको जानना है तो इनकी उत्पत्ति के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछता है, तो अलग अलग विद्वान एक प्रकार से अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों को प्राचीन ब्राह्मण वर्ण से जोड़ करके ब्रह्मक्षत्र परंपरा के अंतर्गत शासन करने वाला माना जा सकता है गुर्जर प्रतिहारों को। ठीक है, इनका मूल स्थान आप पता होगा राजस्थान है। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश में आपको पता होगा नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है ये नागभट्ट प्रथम। और आप देखते हैं नागभट्ट प्रथम की अगर बात की जाए तो ये जो है भीनमल के जो है चावड़ा शासक चावदास का सामंत था और धीरे धीरे करके इसने गद्दी हथियाई। नागभट्ट ने अवंती में राजधानी अपनी बनाई और इसीलिए नागाव लोक और मलेच्छों को मतलब का वो विनाशक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम के दरबार में जैन विद्वान जो यक्ष देव थे उनको संरक्षण भी प्राप्त था। नागभट्ट प्रथम के बाद उसके भतीजे
या भतीजों जो थे उसमें जैसे देवराज हो गए, मतलब कि कुक्कुक हो गए, तो इन लोगों ने शासन किया। और दोनों कहीं ना कहीं पे निर्बल शासक थे और लगभग 760 ईस्वी से 755 ईस्वी तक शासन हुआ। उसके बाद में वत्सराज जो है, देवराज की पत्नी भूमिका देवी का पुत्र था ये वत्सराज। और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर बोले तो वत्सराज को ही माना जाता है। 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 25 वर्षों तक। इसके अलावा आप देखते हैं नागभट्ट द्वितीय आता है, वत्सराज का पुत्र है ये नागभट्ट द्वितीय। 800 से लेकर के 833 ईस्वी तक शासन करता, लगभग 33 साल तक। और इनकी माता का नाम सुंदर देवी था। ये भी चीज़ें आप जान लीजिएगा। इसके बाद में रामभद्र आते हैं। रामभद्र जो है नागभद्र द्वितीय के जो है एक पत्नी थी, उनका नाम था इष्ट देवी। उन्हीं इष्ट देवी के पुत्र थे रामभद्र। और शासन इनका 800 मतलब 33 से लेकर के 834 से लेकर के 840 तक शासन था, लगभग 4 से 5 वर्षों का शासन था। ठीक है, राम या रामदेव भी रामभद्र को कहा जाता है। इसके बाद में आता है मिहिर भोज। भोज जो है मतलब रामभद्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र था मिहिर भोज रामभद्र का, तो उनका पुत्र मिहिर भोज शासन संभालता है। 836 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है भोज प्रथम के नाम से, या मिहिर भोज जिसको बोलते हैं, और 885 तक शासन करता है। और खासकर ये शासक बहुत महान शासक है। अप्पा देवी इनकी माता जी का नाम था, रामभद्र की पत्नी का नाम था। ओके। और आप देखते हैं लगभग 12 लेख, दौलतपुर लेख, ये सारे लेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो ये सब एक प्रकार से। इसके बाद में आप देखते हैं महेंद्रपाल प्रथम आता है। मिहिर भोज का एक प्रकार से पुत्र है महेंद्रपाल प्रथम। 885 से लेकर के 910 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। और उसके बाद में महीपाल प्रथम आता है, जिसको क्षितिपाल कहते हैं। महेंद्रपाल प्रथम की मृत्यु के बाद में आप देखते हैं महीपाल प्रथम आता है। तो उसके दो पुत्र थे, पुत्र था एक महीपाल प्रथम, दूसरा था भोज द्वितीय। तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी हुआ। चेदी नरेश कोकल की सहायता से भोज द्वितीय शासक बनता है। परंतु उसके 2 वर्ष बाद महीपाल प्रथम था, उसने चंदेल शासक हर्ष की सहायता से सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये मतलब महीपाल था। तो एक प्रकार से आप देखते हैं ये सब शासन होता रहता है। तो इस प्रकार से आपका ये है गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला है आपका बंगाल का पाल वंश। बंगाल के पाल वंश की अगर बात की जाए तो बंगाल का जो पाल वंश है भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में आप देखते हैं बंगाल में लगभग 1 शताब्दी तक राजनीतिक अस्थिरता फैली रही। और इसके बाद में यहाँ पर एक वंश का उदय हुआ, उसका नाम था पाल वंश। और आप देखते हैं राजनीति की मतलब कि क्षेत्रीय राजनीति के उपज था पाल वंश। ठीक है। लेकिन आप देखते हैं 400 वर्षों तक बंगाल के साथ संपूर्ण उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने का काम बंगाल के पाल वंश ने किया। आप देखते हैं पाल वंश का प्रारंभ जो है भारत में लोकतंत्रीय शासन के रूप में देखने को मिलता है। और यह निर्वाचित राजतंत्र से प्रारंभ होता है पाल वंश। ओके। और आप देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में तारानाथ ने पालों को उत्तरी बंगाल का मूल निवासी बताया है। ठीक। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप देखते हैं कि इसका पहला शासक कौन होता है? गोपाल। जनता द्वारा चुने जाने पर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी तक शासन किया गोपाल ने। 750 में इसकी स्थापना करी थी। इसके पिताजी का नाम जो है क्या था? गोपाल के। इसके पिताजी का नाम बैयट था। पितामह का नाम एक प्रकार से दैत विष्णु था। तो एक प्रकार मतलब दैत विष्णु थे वो। और देवपाल कहीं ना कहीं पे देवपाल के मुंगेर लेख के अनुसार गोपाल ने समुद्र प्रयत्न विजय एक प्रकार से किया था। तो आप देखते गोपाल भी बढ़िया शासक था। इसके बाद में गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। वो धर्मपाल एक प्रकार से आता है और प्रतापी शासक था ये अपने साम्राज्य का। ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं धर्मपाल के बाद में देवपाल आता है, धर्मपाल का पुत्र है। और सर्वाधिक शक्तिशाली अगर पाल वंश का कोई शासक है तो देवपाल है वो। ठीक है। देवपाल के बाद में आप देखते हैं देवपाल के बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, उसमें महीपाल प्रथम फिर आता है। ठीक। तो इस प्रकार से आप देखते हैं विग्रहरथ होती है, रामपाल, ये सब लोग आते हैं। इस प्रकार से शासन होता है। तो ये और पाल वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम है मदन पाल। तो इस प्रकार से पाल वंश के बारे में गुजरात का पाल वंश है, मैंने कुछ बता दिया। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।
तो ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के मतलब प्रश्न क्या है, ये सारे के सारे प्रश्न मतलब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि बंगाल के पाल वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए, या एक प्रकार से पूछेगा कि पाल शासक देवपाल के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या पाल शासक धर्मपाल की मतलब की सामरिक संबंधियों का पर प्रकाश डालिए। ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा। या आपसे पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश में शासक महिपाल प्रथम की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताएं। ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से बता पाएंगे अगर आपने देखा है। बाकी चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया, चैप्टर 2, 3 सब पढ़ा देंगे, परेशान नहीं होना है। और मॉडल पेपर जल्द ही मैं दे दूंगा, तो उसमें भी आपको उत्तर कैसे लिखा जाना है उसको भी बताने का प्रयास करूंगा और हर चीज़ को समझाने का प्रयास रहेगा। ये एक प्रकार से मैंने वैसे वीडियो बना दिया ताकि आप आसानी से कुछ चीज़ों को समझ पाएँ, कुछ चीज़ों को जान पाएँ। ठीक है, मिड टर्म की परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी होती, बस थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो आप आसानी से वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा, और जो सिलेबस डिस्कस किया है तो उसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर 1 तो वीडियो पड़ी हुई है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।